स्क्रीन पे। ओके मैम, मैं सर को बोल देता हूँ हाँ, स्क्रीन पे इट्स आने लाइव नाउ, इट्स लाइव नाउ। ओके। स्क्रीन पे आने ठीक है। वो स्टार्ट हो गए। मुश्किल ये क्या स्टार्ट हो गया? हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक जर्नी वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। आज हम बात करने वाले हैं साई मैथ कनेक्ट में, और ये एक वीडियो सीरीज, एक लेक्चर सीरीज हमने डिजाइन की हुई है। यानी हमने मतलब आइजक एनएमएस सर, आइजक लर्निंग कोटा से एनएमएस सर यानी मैं, और साथ में एस चांद का ये इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के थ्रू हम आपको 30 लेक्चर्स पढ़ाएंगे और उसमें साइंस और मैथ्स की बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, और कैसे पढ़ना चाहिए इन सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस चीज पे एम्फेसाइज करना चाहिए, लोगों ने क्या क्या काम किए हुए हैं, और कैसे कोई भी इंसान अगर थोड़ा सा भी ढंग से काम करे तो वो साइंस और मैथ की दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पार कर सकता है। It is all about training your brain. I mean, if you can train your brain, you can achieve anything in your life. So we are going to start this Sai Math Connect, जो कि 30 लेक्चर्स का है। आज 24 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगा फेब तक, 21 फेब तक ये जाएगा। और इस दौरान हम यहाँ पर आपके सामने लगभग 30 वीडियोस यानी 30 लेक्चर्स लेके आएंगे। अब ये 30 लेक्चर्स जो हम लेके आपके सामने आएंगे, उसमें हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट किया जाए आपके सामने, जिससे आपको पढ़ने में मजा तो आए, पहली बात, साथ ही साथ ऐसा ना हो कि सिर्फ मजा ही आता रहे और कोई लर्निंग आउटकम ही ना हो। क्योंकि एट द एंड किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ओनली बाय नोइंग द फंडामेंटल्स डज नॉट सॉल्व आवर पर्पस। Our purpose will be solved if you are able to solve questions. So this is the whole idea behind this, कि स्टोरी टेलिंग होगा, कॉन्सेप्ट कैसे रिटेन कर पाए। बिलीव मी, आई एम इन कोटा and for last 18 years I am teaching for IIT JEE and NEET, as well as myself I have cracked IIT JEE और मेरी रैंक 368 थी। मैं आईटी कानपुर से मैंने अपना ग्रेजुएट किया। तो मैंने देखा है कि जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है रिटेंशन। रिटेंशन ही नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। एक चैप्टर पढ़ा, अगला चैप्टर में जब जाते हैं तो पहला चैप्टर भूल जाते हैं। तो क्यों ना इसको इस तरह से बताया जाए कि ये हमारे दिमाग में रिटेन कर जाए, ये हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमें याद रहे। क्यों ना इस तरह की अप्रोच को डेवलप किया जाए। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग फॉर लास्ट 18 इयर्स इन कोटा। आप मुझे देख सकते हैं, आप आइजक लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे भी मुझे पा सकते हैं, मुझे देख सकते हैं कि मैं कौन हूं और मैं कैसे काम कर रहा हूं, एंड व्हाट पीपल नो अबाउट मी एंड व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। सो दिस इज द आइडिया। मैं एक इंस्टीट्यूट है एलन, आपने सुना होगा शायद, मैं उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूं फिजिक्स का। उसके अलावा आई अंडरस्टैंड मैथ, साइंस में केमिस्ट्री, बायो, मुझे सब चीजें पढ़ना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है सारी चीजें, तो मैं क्यों ना पढ़ सकता हूं। मैं अगर उनसे कम मेहनत करके दिखाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। मुझे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी एनर्जी बचाए रखनी पड़ती है। आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन अनदर थिंग, बिकॉज दिस इज द ओनली जॉब आई एम डूइंग। आई जस्ट वांट कि आपको आपकी लाइफ में मैं किसी सही मुकाम पे पहुंचा पाऊं, आपके हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल पे पहुंचा पाऊं। तो दिस इज द रीजन। और 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं, इट इज वेरी इजी तरीके से इस बात को समझाया जाएगा, फंडामेंटल से बात की जाएगी, यानी हर बच्चा यहां पर कुछ ना कुछ पाके जाएगा। एक और बात, एक और बात, ये बात याद रखिएगा, इस पूरे प्रोग्राम में जो हम ये लेक्चर्स ले रहे हैं, उन लेक्चर्स के बेसिस पर हम 2 क्विजेस लेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्लास, आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू बिफोर स्टार्टिंग द टुडेस फिनोमिनल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट। उससे पहले हम बात करने वाले कि व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट।
सो इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू हेल्प 2 क्विजेस. 2 क्विजेस होंगी, एक नवंबर में और एक फेब में. जो ये क्विजेस होंगी, इट विल बी बेस्ड ऑन द नॉलेज यू गेन थ्रू दिस वीडियोस, थ्रू लेक्चर्स. और हम ये चेक करेंगे कि क्या आपने अटेंटिवली इन लेक्चर्स को अटेंड किया है. अगर आपने अटेंटिवली इस लेक्चर को अटेंड किए होंगे तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को, इन क्विजेस में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे. और हमारे लिए हर वो बच्चा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको हम सैल्यूट करना चाहते हैं, उसको हम ग्रेटिट्यूड अपना दिखाना चाहते हैं. एंड हाउ वी कैन शो दैट? We can show that our gratitude by giving him prizes. This is the only way out to show that you are doing well, my boy. You are doing well, my girl. You are doing a fantastic job. So how I will show that? I'll show that. We will show that through the gifts. So we are going to give you gifts. Amazon vouchers are there. Cash prizes are there. Even we will give you the scholarship content from Isaac Learning also to strengthen your learning experience और आपकी जो आपका highest academic potential है उसको achieve करने की आप कोशिश करें. I hope I am very clear about this whole program. So I want, this is not the first lecture. I want, this is even the first lecture, but for you, it should not be the last lecture. You have to attend each and every lecture. Believe me, in this journey, you are going to enjoy it and you are going to learn it. Because if enjoyment must be there 5%, but the learning must be 95%. The presentation is absolutely, we will try to present things absolutely in a way such that it will hit your mind and it will make you understand the fundamentals concept behind any concept we are going to talk about. In this series, we are going to talk about physics, we are going to talk about chemistry, we are going to talk about biology, we are going to talk about mathematics. And we have chosen topics in a way that it is going to help you. I hope we are ready to start our voyage. I hope we are ready. Let's start it. So what we are going to do today, what we are going to talk about today, we are going to talk about light. Light is something which is there from the inception of universe. Light is always there. But हम उसके बारे में जानने की जिज्ञासा धीरे धीरे जब हमारे अंदर आई तो हमने उसको सोचने की कोशिश की क्या है. आज भी इस स्टेज पर पहुंचकर इतने सालों की सभ्यताओं के बाद भी हम अभी भी बहुत सारी चीजें लाइट के बारे में नहीं जानते हैं और बहुत सारी चीजें जानते हैं. हजारों सालों से लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, सोचा है. बिकॉज कोई सोचेगा नहीं तो कैसे आंसर मिलेगा? थिंग्स आर ऑल अराउंड अस. आपको भी ये सोचना पड़ेगा. जिस दिन आप सोचेंगे क्यों हो रहा है यार, ये कैसे हो रहा है, तो दिस इंक्विजिटिवनेस इन यू विल मेक यू कम अप विद सम आइडिया जो कि माइंड ब्लोइंग हो, पाथ ब्रेकिंग हो और आप नए थॉट प्रोसेस से कुछ नई चीजों को समझ पाए. और साइंस में अगर आप नया कुछ समझ पाते हैं तो आप आगे चल के इसकी पावर ऑफ स्पेकुलेशन आता है और इस पावर ऑफ स्पेकुलेशन से आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. So this is what we are going to talk about light. What is light? क्या होता है लाइट? क्या है लाइट? कैसे चलती है? क्या होता है? क्या क्या कहानियां हैं इसके पीछे? We are trying to sum up those things in today's lecture. So let's begin our journey. तो इसमें सबसे पहले मैं इसमें अगर आप वैसे अगर देखा जाए कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, हजारों लाखों लोगों ने हजारों सालों से लाइट पे काम किया हुआ है, सोचा है उसके बारे में, थॉट एक्सपेरिमेंट किए हैं. फिर उन थॉट एक्सपेरिमेंट्स को, फिलॉसफीज को उन्होंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश की है एंड उसके बेस पर उन्होंने उसके बारे में अपना अपना तरीका बताया कि ऐसी होती होगी लाइट. तो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइट भी हम यहां समझने की कोशिश करेंगे. और अगर मैं स्क्रिप्ट्स में बात करूं कि कहां हमें रिटन कंटेंट सबसे पहले लाइट के बारे में मिला है, तो बिलीव मी इट इज अ मैटर ऑफ pride for us because the first content about light, first script about light with जहां पे लाइट के बारे में बात की गई है वो स्क्रिप्ट हमें मिली है इंडिया में. Yes, I am right. We have started, यानी पहला स्क्रिप्चर जिसमें लाइट के बारे में बात हुई है वो हमें इंडियन टेक्स्ट में मिलता है. You must be known of the philosophies. पहले हम लोग को लगता था कि ऐसा हमें पोर्ट्रे कराया जाता है कि नाटकों में, पिक्चरों में, मूवीज में, सीरियल्स में कि जो ऋषि हुआ करते थे वो सिर्फ यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं था. दे डू अ लॉट ऑफ थिंकिंग.
वो बहुत सारा सोचते थे और सोचते थे क्यों हो रही हैं चीजें, और उसका जानने की कोशिश करते हैं। तो उस कड़ी में मैं सबको तो नहीं ला सकता इस प्लेटफॉर्म में 1 घंटे में, बिकॉज मैं उनके नाम ले लूं तो भी 1 घंटे से ज्यादा बीत जाए, जितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। पर कुछ लोगों के बारे में जरूर बात करना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, आई होप यू रिकॉग्नाइज हिम। पहचानते हैं आप इन्हें? पहचानते हैं आप इन्हें? इनको पहचानते हैं? गुड। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, आई एम लिसनिंग टू यू गाइस। आप पहचानते हैं इन्हें? बहुत ही बढ़िया, सुजल अग्रवाल। सुजल अग्रवाल ने बताया कि ये महर्षि कानन है। यस, यू आर राइट सुजल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये किस लिए फेमस है? मेनली ये लाइट के लिए फेमस नहीं है। इन्होंने उस जमाने में, जब हमारा वैदिक काल चल रहा था, उस जमाने में इन्होंने अणु और परमाणु जैसी पलकर परिकल्पना दी थी। यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले ये सबसे पहले आदमी हैं। और इन्होंने लाइट के बारे में भी अपना विचार प्रकट किया, जो कि बहुत ही मार्वलस है। और आज की डेट में जो आइंस्टाइन कहना चाहते हैं, वही ये कह के चले गए थे। आपको पता होगा कि हम बात करते हैं कि लाइट हैज अ डुअलिटी। लाइट के बारे में जब हम बात करने वाले होते हैं, हम कहते हैं कि लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। इट हैज अ डुअल नेचर, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन विद द बॉडी। यानी जिससे इंटरेक्ट करती है उसके हिसाब से बिहेव करती है, कैसा इंटरेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से बिहेव करती है। आइंस्टाइन ने कई सारे उठा पटक के बाद आइंस्टाइन ने इसको फोटोन पार्टिकल्स के बारे में बात की, जो कि मासलेस पार्टिकल थे, चार्जलेस पार्टिकल थे। यही सेम लाइन इन्होंने सूत्रों के तरह कही थी। मैं वो सूत्र तो नहीं, पर उसका सार बताना चाहता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू, बिकॉज टाइम हमारे पास जितना है उसमें हमें बेस्ट बात करनी चाहिए। तो महर्षि कानत ने कहा कि जो लाइट है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पर उन्होंने क्लियरली बोला ये पार्टिकल वो नहीं है अणु या परमाणु, यानी जिनसे मैटर बना हुआ है। ये कुछ और है, ये कुछ और है। इसमें अणु और परमाणु यानी एटम और मॉलिक्यूल जैसा मटेरियल नहीं है, यानी ये मासलेस पार्टिकल है। हाउ प्रोफाउंड थिंग ही हैज सेड, जो कि आइंस्टाइन ने 20th सेंचुरी में बोला। इन्होंने सैकड़ों साल पहले इन्होंने ये बात बोली कि ये जो लाइट है ये पार्टिकल से बनी हुई है, एंड दीज पार्टिकल्स आर मासलेस। ये बात इन्होंने बोली, ये पहली बात थी जो इन्होंने बोली। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लाइट जो है वो चलती है सीधी रेखा में। ये भी एक बहुत प्रोफाउंड डिस्कवरी है। आपको लगता है ये तो ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस। आज आपको किताबों मंगा मंगा के हम लोग बता देते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर पहले सोचिए, दुनिया में रोशनी दिख रही है, हमें लगता ही नहीं है कि ये चलती है। हमें लगता था कि ये तो हर जगह है यार, इंस्टेंटेनियस है, हमने कभी उसको चलते हुए तो नहीं देखा। पर इन्होंने कहा कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी इन्होंने कहा कि ये चलती है। It is a very important statement, because sometimes people used to think it is instantaneous. It is always there. It is there. Sun is there. Light is there. But nobody has thought of कि sun से light आती है। ये नहीं सोचा था उससे पहले। आज बड़ा ऑब्वियस, भले आपको लग रहा होगा, आपने मगा भी होगा कि 8.3 मिनट में आ जाती है। पर उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने कहा कि चलती है। इट गिव्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि इन्होंने कहा लाइट चलती है। और इन्होंने कहा कि जब किसी मैटर से पास करती है, तो एटम और मॉलिक्यूल्स जब होते हैं किसी मैटर के बीच में, बहुत सारा रिक्त स्थान होता है, गैप होता है, जो आपको ही पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं, उनके बीच में बहुत सारी जगह है। उन जगहों से ये निकल के चली जाती है, और जब कभी टक्कर मार लेती है तो ये अपना रास्ता बदल देती है। एंड दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन्ड रिफ्लेक्शन। इट वाज सो फिनोमिनल, बिकॉज नो कोई इनके पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं दिया गया था, कोई पढ़ाई नहीं थी प्रॉपर, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं, एमएससी कर रहा हूं, पीएचडी कर रहा हूं फिजिक्स में, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई रिसर्च नहीं थी। और उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट से इस सारी बातों को बोला था। दैट्स व्हाई हिज नेम must be taken in this explanation, in this video, because Rishi Kanath has done absolutely phenomenal job. I hope you should salute him and you should be proud to be an Indian, because this is what we get from India. Now there are a lot of other Indians also who have worked, but अब मैं थोड़े scientific scripture में आता हूं, जहां पे लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने, फिजिसिस्ट ने इसके बारे में बात की थी। तो अगला बंदा जिसके बारे में बात करने वाला हूं, इनको पहचानते हैं आप? इनको पहचानते हैं? इनको फोटो आपने देखी कभी? आज भी ये सैकड़ों साल पहले
लिखी हुई बात, इन्होंने ज्योमेट्री के बारे में बात की थी। यस, ये यूक्लिड है। यूक्लिड ने अपनी ज्योमेट्री में की किताबें लिखी हुई हैं, ज्योमेट्री की किताबें, जिसमें आज की डेट में इवन मॉडर्न साइंस में जब हम स्पेस टाइम कर्व और बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री, सूडो यूक्लिडियन ज्योमेट्री और इन सारी चीजों की हम बात कर रहे होते हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। ये मैथमेटिशियन थे, ये मैथमेटिशियन थे, पर मैथमेटिशियन के साथ साथ इनका भी इंटरेस्ट लाइफ के प्रति था। मैथमेटिशियन कोई दायरा थोड़ी है कि तुम सोच नहीं सकते, अब तुम्हें यू आर अलाउड टू थिंक अबाउट ओनली मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है क्या यार? मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना हैपनिंग अराउंड अस। तो मैथमेटिशियन ही फिजिसिस्ट है। Every mathematician is a physicist because mathematics is developed to understand physics. So इन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की। इन्होंने दो बातें कही, जिसमें से एक बात तो थोड़ी सी गलत साबित हो गई, और दूसरी बात ने तो जीवन में हमें बहुत बड़ा फंडामेंटल बताया कि हम क्या परसीव करते हैं। इन्होंने कहा, दो मोटी मोटी बातें बताता हूं। इन्होंने कहा लाइट रेज हमारी आंखों से निकलती हैं, विच वॉज ऑब्वियसली फॉल्स। अगर आप यहां पर अपनी जो बुक है उस बुक में भी देखेंगे कि कैसे देखने का फिनोमिना होता है, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक सोर्स ऑफ लाइट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पे टकराता है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आपकी आंख में जाती है, आप देख पाते हैं। तो ये बात जो इन्होंने कही थी वो तो बिल्कुल सही नहीं साबित हो पाई, वो तो बिल्कुल सही साबित नहीं हो पाई। पर उन्होंने जो दूसरी बात कही थी, अपनी उसी बात के आधार पर उन्होंने कहा कि जब हम लाइट रे हमारी आंखों से निकलती है और चीजों पे पड़ती है तो हम उसका सेंसेशन करते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है। हाँ, बाय द वे डायरेक्टली, भाई डायरेक्शन ही तो बदली। इन्होंने कहा यू जाके यू आके वापस इंफॉर्मेशन है, अभी यू जाके यू आ रही है। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली। इन्होंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारी आई है ये, और कोई ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यू लाइट रे हमारी आंखों पे आई, यू आई। और जितना ज्यादा एंगुलर, क्योंकि ज्योमेट्री की बात, आदमी है तो ज्योमेट्री जैसी बातें करते हैं, उन्होंने कहा जितना बड़ा एंगल होता है उसी तरह से हम साइज का अंदाजा लगाते हैं। यानी वी हैव नो क्लू अबाउट एग्जैक्ट लेंथ, एग्जैक्ट वेट, हमें सिर्फ अंदाजा लगाते हैं बाय एंगल। एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज हम एंगल्स के थ्रू ही चीजों को देखते हैं और समझते हैं। हमें एंगल से ही चीजें बड़ी या छोटी दिखाई देती हैं। अगर आपसे, जैसे हमें ये तो समझ में आ गया, दिखने के लिए लाइट हमारे पास हमारी आंखों से नहीं निकल रही, कहीं और से चाहिए, सोर्स से लाइट आ रही है, जो कि इस पिक्चर में क्लियर है। पर ये बात कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय द एंगल इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पता है बच्चों, आपकी आंखें कभी भी लेंथ, विड्थ और वेलोसिटी, डिस्टेंसेस का सेंस नहीं कर पाती। हमें सिर्फ सेंस होता है किस चीज का? हमें सेंस होता है सिर्फ और सिर्फ एंगल का। हमें सिर्फ एंगल का सेंस होता है। कभी आप किसी रेसिंग ट्रैक पर, अगर कोई रेस ट्रैक है, F1 रेस हो रही है, एक कार हमारे पास है, बहुत गंदी कार बनाई है मैंने, इधर से जा रही है विद वेरी हाई स्पीड, एंड यू आर समवेयर सिटिंग हियर। आप कभी नोटिस करिएगा, जब आपके पास से कार निकलती है तो आपको लगता है बहुत तेज चल रही है, दूर से आ रही है तो लगता है आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, पर जब वो पास से निकलती है तो बहुत तेज निकलते हुए फील आती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एक सेकंड में अगर यहां आ गई, अगले एक सेकंड में यहां आ गई, अगले एक सेकंड में यहां आ गई, तो जब पहले सेकंड में यहां से यहां आई तो आपने देखा कि यार इसने तो बहुत छोटा एंगल सिर्फ इतना घूमा है, तो आपको वो स्लो लगती, क्योंकि आपने देखा कम एंगल तो ट्रेवल किया है। हमारा दिमाग कभी भी डिस्टेंसेस नहीं मेजर करता है, हमें सिर्फ एंगल्स मेजर किए जाते हैं, एंगल्स दिखता है। हमने कहा इतना एंगल चला, पर जब वो यहां से यहां गई तो हमने कहा यार ये तो बहुत बड़ा एंगल सेम समय में चल गया। डिस्टेंस बराबर थी पर उसने ज्यादा एंगल चला है, तो हमें लगता है कि ये ज्यादा तेज चल रही होगी, ज्यादा दूरी कवर की होगी, क्योंकि ज्यादा एंगल का मतलब हमने समझा ज्यादा दूरी होगी। दिस इज हाउ। इसीलिए हम जो, आपने देखा होगा, लोग जाते हैं भाई, ताजमहल पहुंचे, ताजमहल पहुंचे और ये ताजमहल को पकड़ के फोटो खिंचवा ली, कुतुब मीनार उनके हाथ में पकड़ लिया। ये जो फोटोग्राफी हम कर पाते हैं, जो ट्रिक फोटोग्राफी है, उसका रीजन यही है क्योंकि ह्यूमन आई कैन नेवर अंडरस्टैंड द लेंथ, हाइट। हमें चाहे जितना पढ़ा दिया जाए, हमें चाहे जितना पढ़ा दिया जाए, पर जब हम ऊपर उठाकर मुंह अपना रात में देखते हैं स्काई की तरफ, तो हमें क्या दिखता है? मून ही बड़ा है, स्टार छोटे, मून ही बड़ा है, स्टार छोटे, क्योंकि हम चीजों को एंगल से मेजर करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है,
अभी ये हमारी आंख पर थीटा एंगल बना रहा है, ये आंख पर थीटा एंगल बना रहा है, मेरी बात को समझिएगा, आंख पर थीटा एंगल बना रहा है। अगर थीटा एंगल कम हो रहा है तो हमारी आंख, ये दो परसेप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज हाउ आवर आई ब्रेन वर्क्स। अगर एंगल छोटा हो रहा है तो हमारे आंख को दो बातें फील होती है, समझने का जो हमारा मैकेनिज्म बना हुआ है वो दो बातें सोच सकता है। क्या सोच सकता है? या तो ऑब्जेक्ट छोटा हो गया है, या तो वो सोचता है कि ऑब्जेक्ट छोटा हो गया है तब एंगल छोटा हो गया, या फिर वो सोचेगा कि ऑब्जेक्ट दूर हो गया है तब एंगल छोटा हो गया। तो हमारा दिमाग इन दोनों में से कुछ भी परसीव कर सकता है। तो सर वो कौन सा परसीव करता है, कैसे परसीव करता है, क्या मैकेनिज्म है उसका? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, जिसको हमने आसपास देखा है, अलग अलग एंगल से समझा है, उसका एक पूरा का पूरा डेटा सेट हमारे दिमाग में है। उसको जैसे टेबल है, ट्री है, कार है, इनको हमने हर तरह के एंगल से आसपास देखा हुआ है। तो आसपास एंगल से, हर एंगल से देखा हुआ है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा अबाउट कार। कार के बारे में बहुत सारा डेटा हमारे पास है, दिमाग में घुसा हुआ है, हमें पता है इसका साइज इतना ही बड़ा होता है, हमने उसके हिसाब से डेटा बना लिया। जब कार हमारी आंख पर कम एंगल बनाएगी तो हमें लगेगा कि कार दूर है, क्योंकि कम एंगल के दो रीजन हो सकते थे, या तो कार छोटी दिखती या फिर कार हमें दिखती कि दूर है। तो क्योंकि हमारे दिमाग ने इसको देखा हुआ है इतना ज्यादा, तो हमें लगता है कार छोटी तो नहीं हो सकती, मर्सिडीज मेरी नैनो तो नहीं बन जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि भैया मर्सिडीज तो इतनी ही बड़ी है, इतनी ही बड़ी है, नैनो तो नहीं हो सकती। तो हमारा दिमाग कहता है इसका मतलब है कार दूर है। लेकिन जिन चीजों को हमने पर्सनली देखा नहीं हुआ है, जिनके बारे में हमारे दिमाग में मल्टीपल डेटा सेट नहीं है, उसके लिए हमारा दिमाग में जैसे ही एंगल छोटा बनता है तो हम कहते हैं चीज छोटी है। एग्जाम्पल, मून एंड स्टार। मून और स्टार का डेटा सेट हमारे पास नहीं है, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं भरी पड़ी है। तो जब हम देखते हैं तो हमारा दिमाग ये नहीं पूछता कौन सा वाला करूं, छोटा करूं कि दूर करूं। ऐसा ऐसा हो जाता कितना कूल होता कि मून हमें लगता कि पास है और स्टार हमें लगता दूर है, हमें लग जाता कि भैया पास है तो बड़ा ही, स्टार स्टार हमारा बड़ा है, दूर है इसलिए छोटा दिख रहा है। पर नहीं, हमारा दिमाग कहता है कि नहीं, मून बड़ा है, स्टार छोटा है, जबकि ये फैक्ट नहीं है। तो दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यश, डिड यू गेट इट? अबे विक्रम, आप मुझसे बात करिए। आई वॉन्ट यू गाइज टू टॉक टू मी, नॉट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई मीन दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म where we are coming to socialize। हम यहाँ पे अरे मैं आई एम फ्रॉम हियर, हु एल्स इज देयर फॉर मी, मेरे साथ दोस्त कौन बनेगा, इस तरह की बात करने नहीं आए। अभी मुझसे बात करो बे, यू हैव टू टॉक टू मी। आपको मुझसे बात करनी है भाई साहब, यू जस्ट हैव टू। व्हाट डू यू कुड, मैंने मून और स्टार के बारे में क्या बोला? मून हमें बड़ा दिखता है, हमारा दिमाग जितना पढ़ाई करा ले हमें ये नहीं लिखता कि मून पास है, हमें बड़ा दिखता है। जैसे ही मेरा हाथ को अब पहचानता हूं मैं, मेरा हाथ जब यहां पर था तो मेरे आंख पर कुछ एंगल बना रहा था, यहां पर था तो ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा था। मेरे को ये नहीं लगेगा मेरे दिमाग को कि हाथ बड़ा हो गया, एनएमएस सर का हाथ बड़ा है। हमें दिमाग को लगा कि एनएमएस सर का हाथ पास आ गया है, तो मुझे अपना हाथ पास लग रहा है। जिनको हम जानते हैं, आपने कभी जब गाड़ियां चलाते हैं, गाड़ियां बैठे तो होंगे, चलाई नहीं होगी भले, पर बैठे हैं तो आपने देखा साइड व्यू मिरर में, आपको पता मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन। हमें इस पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि जो तुम्हें दिख रहा है जितना दूर पे, भैया उतना दूर नहीं है, पास में ही है कार पीछे वाली। यू आर फाइंडिंग दैट इट इज फार अवे बिकॉज मिरर में देखा पे दूर है, टर्न ले ले आराम से। आप टर्न ले लेते हैं और पीछे से कार आके ठोक देती है क्योंकि कार बहुत पास होती है। तो दिस इज द मेन रीजन ऑफ द एक्सीडेंट। जनरली जब लोग टर्न लेते हैं तो एक्सीडेंट होने का मेन रीजन ये होता है। फिर आपने कहा कि सर इसका रीजन ये है तो ये करते ही क्यों है? इसका मजबूरी भी है। इसका मजबूरी ये है कि हम यहां पर कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करने से होता क्या है कि वो बहुत सारी चीजों को, पीछे की बड़ी पार्ट ऑफ सड़क को हमारे को दिखा देता है।
अगर हमने प्लेन मिरर दिखाया होता तो पूरी चीज दिखती ही नहीं, तो भी एक्सीडेंट होते। तो हमने कहा कि हम इस चीज को यहाँ वार्निंग लिख देते हैं, पर कम से कम उसको ये पता तो रहे कि पीछे से कार आ रही है। दिखी नहीं, पूरी चीज कवर ही नहीं हो पाई, तो कवर तो हो जाए, उसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब होता है? कितनी ज्यादा चीजें आप देख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या है? कॉन्वेक्स मिरर जब है वो इतनी बड़ी दुनिया को इतनी जगह में दिखा देता है। तो आपको ये पूरी की पूरी दुनिया आपने देखा होगा, इसको आपने किताबें पढ़ी हैं, आप पढ़ते ही हैं, आपके पास बुक्स हैं शांत की भी, और भी बुक्स हैं आपके पास, उसमें हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर करता क्या है, बड़ी चीज को छोटा करके दिखा देता है। पर हमें छोटा नहीं दिखता, हमें ये नहीं दिखता कि ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर आर एक्चुअली इस लार्जर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि कार तो भैया इतनी बड़ी है, तो इसलिए वहां क्लोजर का फीलिंग आता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। डिमिनिश डिमिन, बहुत ही बढ़िया ज्योति, यू आर गुड। दिस इज व्हाट आई वांट, जस्ट बी इन। देखिए, अगर रिटेंशन उन्हीं का अच्छा होता है जिनका अटेंशन अच्छा होता है। अटेंटिवनेस इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ रिटेंशन। अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे, आगे चल के जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, रेडिएशन पढ़ते हैं, तो उसमें किरचॉफ का एक लॉ है, अ गुड एब्जॉर्वर इज अ गुड एमिटर। यानी जो अच्छे से चीजों को एब्जॉर्व करता है, वो उन्होंने हीट के लिए बात की थी, पर ये बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। उसी तरह से गुड एब्जॉर्वर इज अ गुड एमिटर, जो अच्छे से समझेगा चीजों को वही अच्छे से एमिट कर पाएगा, अच्छे से समझा पाएगा। तो इस बात को समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इनका पहचानते हैं इनको, इनका नाम है फर्मे। इनका स्पेलिंग है FERMAT, पर टी साइलेंट है, इसलिए फर्मे कहा जाता है। और इंडियन बुक्स, इंडियन लोग उसे फर्मी भी बोल देते हैं, पर यह फर्मे है। इनका नाम है फर्मे। इन्होंने जो बात कही थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे आज मैं और आप, जैसे भी दिखाता हूं एग्जाम्पल, हम लोग बहुत कुछ सीखना चाहेंगे इसकी, इस बात से। इन्होंने कहा था लाइट कहीं से कहीं जाए तो वो हमेशा ऐसा रास्ता चूज करती है जिसमें लीस्ट टाइम लगता है। इस बात ने इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि लाइट हमेशा वो रास्ता तय करती है जिसमें मिनिमम टाइम लगता है। और इस बात से आप ऑप्टिक्स, अगर आपको ऑप्टिक्स के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं, तो आप काइनेमेटिक्स के जल्द कम वाले सवाल, इरोडो का सवाल है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर। दूसरा सवाल यह है इरोडो का, उसमें पूछा कि मिनिमम टाइम की कंडीशन निकालो। तो हमने कहा मिनिमम टाइम, अगर हमने सोचा कि अगर लाइट होती तो क्या करती, लाइट होती तो क्या करती, और उसके हिसाब से मिनिमम टाइम निकाला तो आंसर आ गया। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट डज इट से, व्हाट डज ही से, क्या कहा? जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक हमारे पास पोल है, लेट्स से इस पोल की हाइट है h1, यहां पर एक नेस्ट है, और यहां पर एक दूसरा पोल है, और यहां पर h2 हाइट का ये पोल है, और यहां पर एक बर्ड है, और यहां पे ग्रेन्स पड़े हुए हैं। दिस इज द ग्रेन स्प्रेडिंग ओवर द प्लेन बिटवीन दीज टू पोल्स, और ये गैप है d के बराबर, ये गैप है d के बराबर। हमारी ये चिड़िया का मातृत्व जागा, यानी बीइंग अ मदर, उसने कहा कि मैं ये ग्रेन्स लेकर अपने बच्चों को, अपने चूजों को, चिकन्स को, मैं ये ग्रेन्स लेकर उनको दे देती। तो उसने कहा मैं नीचे से ग्रेन उठाऊंगी और ऊपर उनको देके आ जाऊंगी। तो अब आया सवाल कि विच पाथ इट, अब वो पाथ बहुत सारे हो सकते हैं। वो ग्रेन यहां से उठाए, यहां पहुंच जाए, 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 ग्रेन यहां से उठाए, यहां पहुंच जाए। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो कहती भैया कम से कम समय में मुझे पहुंचना है। तो मैंने कहा भैया चिड़िया क्या करो? तो चिड़िया से मैंने कहा, कांस्टेंट स्पीड से चिड़िया चलती है, मैंने कहा कि तुम सोचो कि अगर लाइट रे यहां से वहां जाना होता तो वो हमेशा मिनिमम टाइम लेती, क्योंकि फर्मे ने ये बात कही है। तो तुम भी लाइट का पाथ फॉलो करो। तो लाइट अगर यहां से टकराकर वहां जा रही, तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है। तो आपने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो गया, आसानी सॉल्व कर लिया आपने। आपने कहा मुझे ऐसा पाथ चूज करना है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए।
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हो जाए। बिलीव मी, अगर आप कैलकुलस इस्तेमाल करके ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते तो उस डिस्टेंस से भी यही आंसर आता कि ये वो रास्ता है जिसमें वो मिनिमम टाइम में पहुंच जाएगी। दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम ए प्रिंसिपल। एंड बिलीव मी, काइनेमेटिक्स में, जीवन में आपके सवाल कोई आए कि यहां से वहां जाना है, सबसे आसान रास्ता ढूंढ के दिखाइए, सबसे आसान रास्ता मतलब सबसे कम समय वाला रास्ता ढूंढ के दिखाइए, तो हमेशा आप सोचिए कि ये हम सीखते हैं नेचर से। अगर लाइट को यहां से वहां जाना होता तो वो कौन सा रास्ता लेती? बिकॉज फर्मे प्रिंसिपल सेज कि लाइट हमेशा वो रास्ता लेती है जिसमें उसको मिनिमम टाइम लगता है। तो दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट इट। और हमने कहा कि मिनिमम रास्ते वाला ये है, और इसको कैलकुलस से सॉल्व किया जा सकता है, पर विदाउट कैलकुलस, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट दैट Fermi has said, Fermi has said light always choose the path which takes minimum time. उससे पहले भी लोगों ने कुछ कुछ कहा था लीस्ट डिस्टेंस वाला, पर लाइट के लिए इन्होंने जो बात कही वो फिनोमिनल थी। और इससे हम इससे चाहे अगर अदर वे अराउंड जाए तो हम इससे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हमने कहा मिनिमम टाइम लेती है, हम इसको एक्स डिस्टेंस माने और टाइम निकाल के देखें, टाइम निकाल के जब हम डिफरेंशिएट करें, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। जैसे लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस थी, तो टाइम यहां से कितना लगेगा, डिस्टेंस चलेगी अगर आप देखें तो इट इज √x² प्लस h2² h2² प्लस √d माइनस x का होल स्क्वायर प्लस h1² डिवाइड बाय v is time taken by light bird. If you differentiate this time with respect to x, you will get these two angles are same. You just try it out. हम यहां पे आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बड़ा लगेगा, बढ़िया। And not only this, we can prove refraction also by the same method. You are going to crack JBIT. You are going to crack ITJ. आप ITJ जरूर क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस चाहिए। ईमानदारी से पढ़ाई करिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम है वो आप क्रैक कर सकते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। Yes, Jyoti, I just used Pythagoras theorem here to get the distance. I hope you understood that. पंपा रॉय ने एक सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैन वी मेक लाइट? तो थोड़ा मैं अपने आप को पाथ को थोड़ा सा ब्रेक करता हूं। लाइट को समझते हैं आज की डेट में, जितना हम जानते हैं उसके आगे बढ़ने से पहले लाइट होती क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। देखिए लाइट क्या है, मेरी बात को समझिएगा। लाइट, आज हम बात करते हैं कि लाइट हैज अ ड्युअलिटी, इट इज ईदर वेव और पार्टिकल, हम ये बात करते हैं, बट इन फैक्ट इन रियलिटी इट इज नीदर वेव नॉर पार्टिकल। ना ये वेव है ना ये पार्टिकल है, हम इसे ट्रीट कर सकते हैं वेव और पार्टिकल की तरह। दिस इज व्हाट अल्टीमेटली नॉलेज ऑफ लाइट व्हाट वी हैव, व्हाट वी नो। मैं एक आसान तरीके से बात करता हूं कि एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है, वो क्यू चार्ज जो है यहां पे Q1 चार्ज है, लेट्स से इनके बीच की डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर। आई होप यू अंडरस्टैंड 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है 1 साल लगेगा लाइट को यहां से वहां पहुंचने में। तो आपने बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स लॉ पढ़ा होगा कि K/Q/1/r² का फोर्स लगता है, पक्का? आपको पता है कि अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहां से उठाकर यहां ले जाऊं, यहां पहुंचाऊं, तो क्या उसके ऊपर फोर्स बदल जाएगा? ऑब्वियसली बदल जाएगा सर, क्योंकि डिस्टेंस बदल गई है तो फोर्स तो बदलेगा सर, बिल्कुल बदलेगा। लेकिन आपको पता है ये जो बदलाव है ये तुरंत नहीं होता, यानी 1 साल तक इस Q1 के ऊपर, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बात, 1 साल तक इस Q1 के ऊपर वही पुराना फोर्स लग रहा होगा जैसे माना गया कि ये यहां रखा है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की ये चल चुका है, ये कुछ चला नहीं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो बदली, मोटी मोटी भाषा में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का बदलाव जो चल रहा है, इसको 1 साल तक पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे चार्ज हिला है। यानी 1 साल तक वो वही पुराना फोर्स फील कर रहा होगा और इसके ऊपर नया फोर्स फील हो रहा होगा। यानी 1 साल के लिए न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो गया। दिस इज द प्लेस वेयर न्यूटन थर्ड लॉ फेल, न्यूटन का थर्ड लॉ फेल हो गया, क्योंकि इसके ऊपर अलग फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर अलग फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब है कि
चार्ज पार्टिकल का एक्सिलरेशन, क्योंकि ये तो मैंने सिंपल बताया इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल, पर मैग्नेटिक फील्ड भी एक होती है चीज जो वेलोसिटी से आती है। तो दुनिया में कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा तो लाइट क्रिएट होगी। यस रॉय साहब, आपने जो पूछा कि कैन वी क्रिएट लाइट, आंसर इज यस वी कैन क्रिएट लाइट। हम लाइट क्रिएट कर सकते हैं अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करा दे तो। अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराएं तो हम ईएम वेव लाइट क्रिएट कर सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट अर्पित। अर्पित कौन सी पिछली वाली इक्वेशन समझ में नहीं आई? थैंक यू दीनदयाल। लाइट इज एक्चुअली, लाइट यहां से आप कुछ चीज जली नहीं, पर अब देखो एक साल बाद उसके ऊपर क्या हुआ, एक साल बाद उसने के ऊपर क्या हुआ, एक साल बाद उसको लगा यार अचानक से मेरे ऊपर पहले 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अचानक से 6 न्यूटन का फोर्स लगा। तो उसने कहा कि अचानक से 5 न्यूटन तो बहुत सालों से झेल रहा था, अचानक से उसने कहा 1 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लगा। तो उसके दिमाग में आया यार 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जरूर कोई चीज आके टकराई होगी, और वो चिल्लाने लगा फोटोन आया, फोटोन आया, फोटोन आया। कुछ आया थोड़ी है बे, कुछ आया थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदली है इसका पता उसको चला है, पर ये पता चलने में उसको लगा 1 साल, और 1 साल बाद लगा पार्टिकल आया, और इनके बीच में एक इंटरेक्शन एनर्जी होती है उसमें भी बदलाव आया। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, अभी इसको थोड़ा स्किप मारते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कि इंटरेक्शन एनर्जी बदली है, इंटरेक्शन एनर्जी बदली तो उसने कहा एनर्जी आई, एनर्जी आई, एनर्जी आई, तो उसने कहा वेव। यहां से वहां कुछ भी नहीं गया है, नथिंग हैज मूव फ्रॉम हियर टू देयर, इट इज जस्ट अ चेंज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच इज गेटिंग देयर, वो वहां पहुंच रही है, और इसी बदलाव को हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, पीछे वाले पार्ट में हमने कहा कि थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने क्या कहा कि अगर दोनों को बराबर कर दिया तो फिर तो आसान सवाल है भाई, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं पता है तो इस एंगल को भी थीटा बोल दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा, यानी कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो यू कैन गेट द आंसर। कैसे आंसर निकाल सकते हो, H2 अपॉन x इज इक्वल टू H1 अपॉन d माइनस x, एंड यू कैन गेट द आंसर। दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर, इट्स अ वेरी इजी पीजी थिंग। तो दिस इज व्हाट फॉर्म में प्रिंसिपल सेज। फॉर्म में प्रिंसिपल की कहानी पर जो मैंने आपको बात कही, उसी बात पर आगे अभी बात करता हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, पर उसी बात पर अगर मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ूं तो मान लीजिए आपके जीवन में ये सवाल आए कि ये यहां पर ग्रास थी, ग्रास लैंड थी, और यहां पे सैंड है, सैंड है, एक बंदा यहां खड़ा हुआ है इस जगह, और उसका घर है यहां, घर है उसका यहां, ये उसका होम है, होम है। ग्रास में उसकी स्पीड मान लिया है 40 मीटर पर सेकेंड, और ऐसे मान लेना बहुत रैंडम बहुत ज्यादा मान ली, पर फिर भी सैंड में उसकी स्पीड है लेट से 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस दे रखी है 300 मीटर, और ये डिस्टेंस दे रखी है 500 मीटर, और ये डिस्टेंस दे रखी है 2000 मीटर। अब किसी ने कहा कि इस बंदे को अपने घर जाना है, इस बंदे को अपने घर जाना है, किस पाथ में जाए, ये है एकदम ओलंपियाड में आया हुआ सवाल, नॉट ओनली 6th 7th 8th के ओलंपियाड में नहीं, INPHO की बात कर रहा हूं, उसका आया हुआ सवाल है। उस बंदे ने कहा कि मुझे मिनिमम टाइम में अपने घर पहुंचना है, मिनिमम टाइम में अपने घर पहुंचना है, कौन सा रास्ता चूज करे कि मिनिमम टाइम में अपने घर पहुंचे। हमने कहा या तो हम क्या करते, फिर पाछो बहुत सारे रास्ते हैं, ये यूं जाकर यूं पहुंच सकता था, ये पहले पूरा रास्ता यूं करके यूं जा सकता था, ये यूं जाकर 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 यूं जा सकता था, बहुत सारे रास्ते हैं। मिनिमम टाइम कैसे, या तो हम एक्स वैक्स मान के कैलकुलस फैलकुलस लगाए, वो तो मुझे आती नहीं है अभी भैया कैलकुलस, पर हम कैसे करें, फिर हम गए लाइट के पास, अरे लाइट प्लीज हेल्प मी। उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा आई वांट टू रीच माय होम इन मिनिमम टाइम, please tell me because I know firm has told me that you will always take the path which will give the least time,
प्लीज टेल मी विच इज द पाथ हियर, जो मुझे लीस्ट टाइम यहां पर दे के दिखाएगा। उसने कहा ठीक है मैं बताती हूँ कौन सा। उसने कहा कि यहां पर स्नेल्स लॉ से, क्योंकि यहां पर स्पीड अलग है, यहां पर स्पीड अलग है, इसका मतलब है दो मीडियम डिफरेंट डिफरेंट है, वी कैन यूज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के हिसाब से देखो मैं किस रास्ते पे जाऊंगी, तुम भी उसी रास्ते पे जाओ, बिकॉज मैं हमेशा मिनिमम टाइम लेती हूं, तो तुम्हारा टाइम भी मिनिमम आएगा और आप उससे सॉल्व करेंगे। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये 40 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब है नीचे वाला मीडियम रेयरर है। रेयरर डेंसर समझते हैं? रेयरर डेंसर समझते हैं? रेयरर डेंसर आर द कंपैरेटिव टर्म जो स्पीड ऑफ लाइट के लिए बताए जाते हैं। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसे रेयरर मीडियम कहते हैं, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। तो इस आदमी को मान लेते हैं यही लाइट है, और यहां पे इसकी स्पीड कम है यानी ये डेंसर मीडियम है, और यहां पे स्पीड इसकी ज्यादा है यानी ये रेयरर मीडियम है। डेंसर रेयरर आर टू टर्म्स फॉर लाइट। मीडियम्स के लिए अलग अलग मीडियम में लाइट अलग अलग स्पीड से चलती है, तो डेंसर और रेयरर के हिसाब से 40 और 50 में ये रेयरर है। तो हमें पता है लाइट कौन सा पाथ चूज करेगी। थोड़ा मोटा सा बनाता हूं, यानी ऐसे जाएगी लाइट, यू गई, यहां से, अरे जाओ भैया, यू गई, और उसके बाद ये ऐसे गई, यानी ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। अगर आप लॉ लगाएंगे तो आपका स्नेल्स लॉ जो आएगा, वो अभी बता भी दूंगा स्नेल्स लॉ क्या है, पर आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा, तो आंसर आएगा साइन θ1 बाई 40 is equal to sine θ2 by 50. By this, you can find out θ1 and θ2, and this will ensure the path which will take minimum time. इंटरेस्टिंग बात है, लाइट हमेशा, याद रखना, लाइट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है। अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आपको ये सब साइन थीटा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये याद रखिएगा कि लाइट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जिसमें मिनिमम टाइम लगता है। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियरली। ठीक है, और एक और बात, लाइट के लिए डेंसर और रेयरर हैज नथिंग टू डू विद द डेंसिटी। डेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, जो भारी भारी सा है, जो बहुत मजबूत सा है, वहां लाइट धीरे चलती है। दिस इज नॉट लाइक दैट, इट डिपेंड्स ऑन देयर अदर प्रॉपर्टीज विच इज कॉल्ड, बड़े बड़े टर्म है, डरा दूं, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। छोड़ो, बताओ बाहर बजा क्या होता है, पर ये है कि डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। मुझे याद होना पड़ेगा कि कौन से मीडियम में लाइट स्पीड ज्यादा है, कौन से मीडियम में कम है, हम बात करेंगे। So as I have taken this from the book, which is clearly talking about जो आपकी बुक है 10th क्लास की शांत की, उसमें से मैंने ये पार्ट लिया हुआ है। उस बुक में क्लियरली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाया हुआ है। उसने कहा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे आया, ये तो बात की बात है, क्या है ये समझ लो, क्या है समझ लो। उसने कहा कोई भी इंसिडेंट लाइट रे आई और वो किसी भी सरफेस पे, होता क्या है, जब भी लाइफ में लाइट रे अब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसने की कोशिश करती है, तो वहां पर दो फिनोमेना होते हैं, या तो वो उसी में लौट आएगी वापस मीडियम में, या अंदर चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा दोनों ही होता रहता है। यानी लाइट जब भी किसी बाउंड्री पे जाती है, जैसे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि लाइट मान लीजिए यहां पर है, ये है वाटर और ये है एयर, तो लाइट जब भी यहां पर कभी आएगी तो इसका या तो कुछ पार्ट जो होगा वो अंदर चला जाएगा और कुछ पार्ट जो है वापस आ जाएगा। तो जो वापस आएगा वो किधर की तरफ जाएगा, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द पार्ट विच इज गोइंग इनसाइड, एवरी टाइम इट हैपेंस। नो सरफेस इज 100% रिफ्लेक्टर, यानी पूरा रिफ्लेक्ट कर दे ऐसी कोई सरफेस नहीं है, थोड़ा बहुत तो अंदर जाता ही जाता है, चाहे जितना बढ़िया मिरर बना के रखा हो। अब सोचिए अगर मान लीजिए ऐसी सरफेस बन जाए जो 100% रिफ्लेक्टर हो, 100% रिफ्लेक्टर, एग्जैक्टली 100%, उसका सूट पहन लूं मैं, पूरी तरफ से ढक लूं अपने आप को, कुछ सेंसर वेंसर लगा के इंफॉर्मेशन अंदर ले लूं, पर उसका सूट पहन लूं और पहुंच जाऊं सन के पास, चिपक के खड़ा हूं, कर ले भाई मेरा कुछ करना है तो। सन कैन नॉट डू एनीथिंग टू अस,
सन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? आपने कहा सर गर्म है, मान लिया कि वो मेटल वो 100% रिफ्लेक्टर है, तो 100% रिफ्लेक्टर है तो जो भी सन की लाइट उस पर पड़ेगी वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, अगर वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा तो वो खुद अपने पास कुछ नहीं रखेगा। जब कोई चीज अपने पास एनर्जी रखेगी नहीं तो वो गर्म ही नहीं होगी। गर्म नहीं होगी तो पिघलने की बात तो दूर है। यानी अगर ऐसा 100% रिफ्लेक्टर आपने कभी ढूंढ लिया तो आप सन की सैर कराइए उस पे पहन के, क्योंकि सन की सैर करके आपको कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आपने 100% रिफ्लेक्शन वाली चीज पहन रखी है, तो इसका मतलब है अब आपके अंदर कुछ उस मटेरियल ने कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया। अब भाई गर्म ठंडा कैसे होता है? अब गर्मी कैसे लगती है आपको? कुछ पिघलती कैसे? जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो क्या होगा? सारी की सारी, यानी कि ऐसा अगर मिल जाए 100% रिफ्लेक्टर वाला तो हम उसको पहन के कितनी भी गर्म जगह पे कूद जाए हमें कुछ भी नहीं होने वाला। हम फर्नेस में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, बेड बेड पे लेटे हुए फर्नेस में जिसमें लोहा पिघल रहा है, पर हम 100% रिफ्लेक्टर अगर हमने पहना हुआ है तो हम उसको पहनकर लेटे हैं मस्त, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो उस पर जो भी लाइट गिरेगी रिफ्लेक्ट कर देगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग देयर इज नथिंग which can reflect 100%. So what does it say? If there's an incident ray, it get reflected. It's just like a carom board. कैरम बोर्ड जैसा फिनोमिना होता है वैसे ही आपने स्ट्राइकर हिट किया थक तो ऐसे मारा और वो ऐसे आया। तो वो क्या बोल रहा है कि पहली बात जो फर्स्ट लॉ है जो वेरी इंपॉर्टेंट, वो कह रहा है कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल मतलब उस जगह का जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, नॉर्मल उस जगह पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, नॉर्मल इस जगह पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये वाला, ये दोनों मिलकर एक, ये अगर इसको भी छोड़ देते हैं ये कहां जाएगी, इसको छोड़ देते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये दोनों इसी प्लेन पर है, इसी बोर्ड वाले प्लेन पर है। तो कह रहा रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन पे रहेगी। ये नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, वो उसी प्लेन पे रहेगी। तो जब आपने दो लाइनें मेरे बच्चों खींच दी, यानी इंसिडेंट रे खींच दी, इंसिडेंट रे खींच दिया आपने और नॉर्मल खींच दिया, तो आपने प्लेन डिसाइड कर दिया। दिस इज व्हाट यू हैव डिसाइडेड, दिस इज अ प्लेन। नाउ रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में रहेगी, रिफ्लेक्टेड रे प्लेन को छोड़ के नहीं जा सकती। अब कोई बोला क्यों नहीं जा सकती, तो उन्होंने कहा भैया इसीलिए इसका नाम लॉ है। तुम मुझसे ज्यादा फालतू की बातें मत करो, ज्यादा क्यों क्यों करोगे हमें नहीं आता। साइंस भी हमेशा ऐसी बात करता है, साइंस जिन चीजों को समझा नहीं सकता उसने कहा ये तो लॉ है। भाई न्यूटन ने कहा कि दो पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं Gm1m2/r², फोर्स लगता है। आपने कहा क्यों अट्रैक्ट करते हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं। क्यों अट्रैक्ट करते का क्या होता है, ये लॉ है, इसको तो मानना पड़ेगा भैया, हमने देखा है। तो वो सेम प्लेन में रहेगा, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि वो जो नॉर्मल से एंगल बना रहा है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी बनाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, मिरर से जो लाइट इंसिडेंट लाइट रे एक तरफ एंगल बना रही है, दूसरे साइड के मिरर से उतना ही एंगल, दूसरे साइड के मिरर से उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट रे बनाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके पंप हो रहा है, पढ़ लेता हूं यार आपकी कमेंट, समय कम है, मैं कमेंट ज्यादा पढ़ूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अनुराग इज सेइंग इफ लाइट इज नथिंग, बेटा लाइट इज नथिंग, लाइट इज, मैंने कहा लाइट इज नथिंग, दैट मींस आई एम सेइंग इट इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एंड your body is made of subatomic particles like electron and proton and blah blah blah. So the change in electromagnetic field at the eye will create some kind of sensation, which gives the sense of vision. So it's a very high level. और अभी हमारे पास समय कम है, हम इस पे बात कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास समय कम है। प्लेन मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब टू डायमेंशनल प्लेन, ऐसा जैसे ये प्लेन दिखाया मैंने कलर किया तो यार प्लेन, ये पूरा कलर किया प्लेन है ना, इसके उभार थोड़ी है। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताए, आपकी दो आंखें क्यों है? वाई यू हैव टू आईज, दो आंखें क्यों है? आपने कहा सर अच्छी लगती है दो आंखें, एक आंख हुई तो कैसा अजीब सा लगूंगा, बीच में एक आंख लगा देता तो भगवान। नहीं, इसलिए नहीं है, हो सकता आप तब भी सुंदर लगते, आप तो हर केस में सुंदर लगेंगे, आपकी एक आंख हो दो आंख हो आप हमेशा सुंदर लगेंगे। हमारी दो आंखें इसलिए हैं क्योंकि हम 3D देख पाए। हमारी एक आंख, जो बचपन में कहानी पूछते थे मास्टर जी कि एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो दो आंख से कितने किलोमीटर दिखेगा, तो फिर हंसते थे अबे दो आंख से भी 1 ही किलोमीटर दिखेगा। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो आंखें इसलिए हैं क्योंकि हमें 3D का सेंस हो पाए।
आपकी दो आंखें इसलिए हैं ताकि आप दो आंखों से समझ पाते हैं कि यार ये बंदा आगे है और वो पीछे बोर्ड है। ये आगे और पीछे का सेंस, लेफ्ट राइट का सेंस, एक आंख में एक इमेज बनती है, दूसरी आंख में दो इमेज, दोनों इमेजेस सुपर इंपोज करती है, तो हमें 3D का सेंस आता है कि ये नहीं। तो अगर मान लो किसी की बचपन में पैदा होते ही, बड़ा ब्रूटल एक्सपेरिमेंट है पर लेट्स से वी आर डूइंग इट्स थॉट एक्सपेरिमेंट है, डोंट जज मी कि इस तरह बहुत गंदी बात करते हैं। मान लो एक बच्चा पैदा होते ही इसकी बचपन में एक आंख फोड़ दी जाती, आई एम सॉरी, आई मीन दिस इज नॉट माई इंटेंशन, जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट। तो उसकी एक आंख फोड़ दी जाती बचपन में पैदा होते, तो उसकी एक आंख होती, तो उसको क्या होता, जब वो क्लास सामने आपके खड़ा होता तो उसको आप और आपके पीछे की दीवार सब चिपके हुए दिखाई देते, उसको सेंस ऑफ 3D नहीं होता, क्योंकि दो आंखें दो तरह की इमेजेस बनाती हैं और दोनों इमेजेस सुपर इंपोज करके दिमाग उनको 3D का सेंस दिखाता है। तो आपने कहा ये बड़ा बात, बढ़िया बात है, दो आंखें ऐसा काम करती, दो आंखें ऐसा काम करती। इसीलिए जो 3D मूवीज बनती हैं, 3D मूवीज आप सिनेमा घर में गए, कभी आप देखने जाइए तो वो एक चश्मा पकड़ाते हैं, चश्मा पकड़ाता है, कभी चश्मा हटाकर आप ऐसे देखने की कोशिश करिएगा क्या होता है, तो आपको सब कुछ ब्लर ब्लर दिखाई देता है। क्यों ब्लर ब्लर दिखाई देता है पता है आपको? क्योंकि वहां पे जो इमेज, जो स्क्रीन पे प्रोजेक्शन हो रहा है, वो दो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्शन होता है, दो लाइट्स, दो सोर्स आते हैं, एक एक दूसरा फोटो भेज देता है थोड़ी सी, और एक दूसरी फोटो डालता है थोड़ी सी, दो फोटो पड़ती है वहां पे। अब आपको एक चश्मा पहनाया जाता है। इस चश्मे की खास बात है, इसकी जो ब्लैक वाला लेंस है वो एक पर्टिकुलर तरह की पोलराइज लाइट होती है, एक पर्टिकुलर तरह की लाइट को अंदर जाने देता है जो कि इस कैमरे से निकल रही है, और ये वाला चश्मा सिर्फ उस पर्टिकुलर लेंस, उस लाइट को जाने देता है जो इस वाले प्रोजेक्टर से निकल रही है। तो दोनों प्रोजेक्टर से लाइट धूप, और दोनों आपके पास आ गई, ये गई इस आंख में, ये गई इस आंख में, तो आपकी आंख में दो इमेजेस बनी, आपकी आंख में दो इमेजेस बनी, तो दिमाग के पास पहुंची, दिमाग ने कहा दो इमेजेस आ रही हैं, सुपर इंपोज किया, सुपर इंपोज किया, उसने कहा अरे ये भाला इधर से निकला, और वो आप पीछे हटे। आपको लगा ये क्या हो रहा है, आपका दिमाग डिसेप्शन है, आपके दिमाग को लगा भाला इधर से निकला, ये गया दौड़ के मेरे ऊपर आ गई, मछली मेरे ऊपर आ गई, मुझे खाने वाली है। दिस काइंड ऑफ 3D सेंस you get just because of you have two eyes. I hope you got this point. It was interesting phenomena. Yes, SV. Can light be finished? It can be absorbed. So it can be treated as a finishing thing. डिफरेंशिएशन अभी बात नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। Can we destroy lights? पिन होल कैमरा भी डिस्कस करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थीटा इज एंगल बेटा, के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर बेटा, दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है छोटे बच्चे। I know you are a small kid. I'm sorry for this ganda word k q and q to by r square. Sorry for that. But I really want to know कि यार कुछ कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं हमें यहाँ पर। Let's move it. आगे बढ़ते हैं। अब एक तरह के हमारे हमारे बुक में भी बहुत क्लियरली दिया हुआ है स्फेरिकल मिरर के बारे में। कभी अब अम्यूजमेंट पार्क में गए हो, वहां पे अम्यूजमेंट पार्क में आपने मिरर वाला जो गंदे गंदे फोटो बनाता है, अजीब अजीब, कोई मोटा कर दिया, पतला कर दिया, ऐसे मिरर, या यू कैन सी आपके घर में एक स्टेनलेस स्टील का स्पून है, उस स्पून में आप अपना चेहरा देखिए। द सेम काइंड ऑफ फोटो इज आल्सो गिवन इन द बुक। आप देखिएगा स्पून में आप अपना चेहरा देखिए, तो आप कभी छोटे दिख रहे हैं, कभी बड़े दिख रहे हैं, एक तरफ से या एक तरफ से नहीं। या फिर जो शेविंग मिरर्स होते हैं, या अभी मैंने साइड व्यू मिरर बताया, ये सारे के सारे स्फेरिकल मिरर होते हैं। व्हाट डज स्फेरिकल मिरर? एक बड़ा सा बोल, एक बॉल है हमारे पास, खोखली बॉल है ग्लास की, और उस ग्लास की बॉल को हमने काट दिया यहां से, तो हमारे हाथ में बाउल सा आ गया, बोल सा आ गया, बॉल को काट के बोल आ गया हाथ में। ये जो बोल हमारे हाथ में आ गया, इसको एक तरफ सिल्वर कर दीजिए, एक तरफ सिल्वर कर दीजिए, तो जैसे अब इसको सिल्वर करेंगे, एक तरफ सिल्वर कर देंगे, तो सिल्वर करते ही वो एक मिरर की तरह काम करेगा, और वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपने सिल्वरिंग किधर की है। अगर आपने उभरे साइड पर सिल्वरिंग की है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो गहरी वाली साइड है, तो इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। और अगर आपने अंदर सिल्वरिंग की है और बाहर वाली उभरी हुई सब है जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो मिरर होते हैं। अच्छा, इसमें एक रूल होता है कि इमेज बनने के लिए लाइट रे जो है, ये जो है वो बहुत
सिमेट जो बीचों बीच कहीं पड़नी चाहिए। यानी कि अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। मान लो एक छोटा सा मिरर है, छोटा सा मिरर है। इस छोटे से मिरर में अगर आपने इतना आधा काट दिया, आधा, तो यहां से जो लाइट आ रही है और यहां से जो लाइट आ रही है, ये कभी इमेज नहीं बनाती। इमेज हमेशा बनाने वाली लाइट रे जो होती है वो क्लोज टू दिस सिमेट्रिक पॉइंट होती है, इसे पोल कहते हैं। जितनी लाइट रे क्लोज होंगी उतना इमेज बनाने के चांसेस है। बड़ी क्लासेस में हम समझेंगे ये। इन रेस को पैरेक्सियल रेस कहते हैं। क्या रेस कहते हैं? पैरेक्सियल रेस। पैरेक्सियल रेस आर विच आर वेरी क्लोज टू द मेन लाइन, प्रिंसिपल लाइन, सिमेट्रिक लाइन। उन प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली लाइट रेस से ही इमेज बनती है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमने देखा कि दो तरह के मिरर हमारे पास थे। इन दोनों तरह के मिरर से इमेजेस बनती है। कई बार बच्चे बहुत सारे केस होते हैं, कब कहां रखने पे कहां याद रहेगा। तो एक बहुत स्पेशल ट्रिक बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक को याद रखिएगा एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, कि आपको यह पता चल जाएगा कि कहां पर रखने पर कहां पर इमेज बनती है। कोई भी मिरर, जैसे ये एक मिरर है, अभी मैंने पॉलिश नहीं किया, इसका पोल ये है, यहां पर इसका सेंटर, सेंटर मतलब जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसे कहते हैं फोकस, उसे कहते हैं फोकस। अगर मैं इस पूरी चीज को चार हिस्सों में बांट दूं, ये ऐसा पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये पार्ट को कहता हूं फर्स्ट पार्ट, ये कहता हूं सेकंड पार्ट, ये पार्ट कहता हूं थर्ड पार्ट, ये पार्ट कहता हूं फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में मैंने इसको बांट दिया। जब मैंने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में बांट दिया, तो आप कैसे याद रखेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये न्यूटन ने डिस्कवर किया था, न्यूटन प्रिंसिपल है। कई बार आप बात करेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला इसका, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v इमेज डिस्टेंस होता है, f फोकस की डिस्टेंस होती है। कहां से नापी जाती है? पोल से नापी जाती है। न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने सारी डिस्टेंसेस फोकस से नापी थी, सारी डिस्टेंसेस फोकस से नापी। उसने कहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस मैं फोकस से नापूंगा, और उसका फॉर्मूला बना था xi xo इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। क्या है ये फॉर्मूला? ये xi है इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, और xo है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो 10th के बच्चे परेशान होते होंगे कि इसमें हमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। न्यूटन ने कहा मेरे में कोई साइन फाइन कन्वेंशन है, सीधे लगाओ xi xo बराबर एफ स्क्वायर। उन्होंने इंटरेस्टिंग बात ये कही कि फोकस के एक ही तरफ इमेज और ऑब्जेक्ट होंगे। मतलब क्या कहा मैंने? चाहे तो आप इसको नोट भी कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अगर ऑब्जेक्ट यहां रहेगा 1 में, तो इमेज 2 में रहेगी। इफ ऑब्जेक्ट इज इन 1, इमेज विल बी इन 2। इफ ऑब्जेक्ट इज इन 2, इमेज विल बी इन 1। यानी यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो उसकी इमेज यहां बनेगी, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज यहां बनेगी। ऑब्जेक्ट इज इन 1, इमेज विल बी इन 2। ऑब्जेक्ट इज इन 2, इमेज विल बी इन 1। ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां, ऑब्जेक्ट यहां, इमेज यहां। ऑब्जेक्ट इज इन 3, इमेज इज इन 4। ऑब्जेक्ट इज इन 4, इमेज इज इन 3। क्या बढ़िया बात है, याद करना कितना आसान है, कहां पर रखने पे कहां बनेगा। और आपने कहा सर ये भी तो होता डिमिनिश्ड, इरेक्ट, एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड, इनका कैसे पता लगा? इसका भी शॉर्ट ट्रिक। अब आप देखिए, ये कहा, ये कितना बड़ा खाना है। ये वाला डिवीजन इंफिनिटी से लेके सेंटर तक बहुत बड़ा डिवीजन है, ये छोटा वाला है, ये भी छोटा वाला है, और ये वाला डिवीजन ही बहुत बड़ा वाला है। तो सिंपल सी बात है, जो भी बड़े डिवीजन में है वो बड़ा है। अरे ये क्या मतलब? मतलब अगर ऑब्जेक्ट 1 में है, इमेज 2 में बनेगी। इमेज छोटे डिवीजन में आई है, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट 2 में है, इमेज 1 में बनेगी। इमेज बड़े डिवीजन में आई है, इमेज इज एनलार्ज्ड। So this is very simple way to remember things. It's a trick to remember कि where you keep the object and where the image will be formed. If object is in 1, image will be in 2. If object is in 2, image will be in 1. If object is in the larger side, image will be in smaller side and image will be diminished. छोटी इमेज, यहां छोटी इमेज, यहां बड़ी इमेज। ऑब्जेक्ट 3 में है, इमेज 4 में बनेगी बड़ी। ऑब्जेक्ट 4 में है, इमेज 3 में बनेगी छोटी। किस मिरर के लिए? दोनों मिरर के लिए। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों के लिए सेम बात, दोनों के लिए सेम बात। बस इतना याद रखिए, चार डिवीजन में कहां ऑब्जेक्ट रखने पे कहां पे इमेज बनेगी, बस इतना याद रखिए। जो मिरर दिया हो आपको फर्क नहीं पड़ता उस बात से, आपका आंसर सेम आएगा। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, ये बात तो क्लियर हो गई कि बड़ी छोटी। सर उल्टी सीधी का भी बता दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर, उल्टी सीधी कभी। मैंने कहा वो भी बहुत आसान है। फोकस से 1 2 में उल्टा होता है और 3 4 में सीधा। मतलब
1 2 में उल्टा होता है और 3 4 में सीधा। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये है मेरे बच्चे कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन 1 इमेज विल बी इन 2, तो दोनों चीजें 1 2 में, तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा होगा तो इमेज ऐसी होगी, यानी कि हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट यू है तो इमेज यू बनेगी, ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां उल्टी बनेगी। यानी 1 2 में हमेशा इमेज उल्टी बनती है। 1 2 में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें इमेज हमेशा उल्टी बनती है, 3 4 में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें इमेज हमेशा सीधी बनती है। तो नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखने पे कहां पे इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, किस मिरर के लिए, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, सबके लिए पता चल गया। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड कि हाउ द इमेज इज बीइंग फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर। यस अंकिता। कैन वी डिस्ट्रॉय बताया ना मैंने। आता हूं मिराज पे भी बात, चलो अभी थोड़ी सी बात, एक बात है यहाँ पे, बिकॉज समय हमारा निकल रहा है, तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उस पर थोड़ा सा हम स्किप मारते हैं और उस पर बात करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग फिनोमिना। उसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे न्यूटन ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया हुआ था। न्यूटन ने भी, ये इनको पहचानते हैं, इनको पहचानते हैं, ये हैं, इनको हीगन बोलते हैं, हाइगन बोलते हैं, अलग अलग तरह के लोग, क्योंकि प्रोनाउंस कर पाना मुश्किल है। और कुछ लोग ह्यूजन भी बोलते हैं। ये वैसा साउंड है कि हम लोग निकाल ही नहीं सकते, तो हम लोग इंडियंस तो सारे हाइगन बोलते हैं। वी कॉल हिम हाइगन, हाइगन बोलते हैं। इन्होंने बताया था कि लाइट वेव है, इन्होंने बताया था लाइट वेव है, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, उसके बारे में सारी बातें समझाई थी, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के बारे में बातें समझाई थी। ये बढ़िया बात है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक बच्चे ने पूछा, बिकॉज मुझे लगा कि दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वी हैव टू टॉक अबाउट मिराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आनी चाहिए क्या है। आपको पता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। कभी भी आप नदी के किनारे पहुंचते हैं, नदी के किनारे आप जब पहुंचे, तो नदी के किनारे पहुंचते ही आपका मन सबसे, व्हाट इज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ इंडियंस और एनीबॉडी एनीवेयर, व्हेनेवर दे रीच टू द रिवर, जब भी वो रिवर के किनारे पहुंचते हैं, उनका मन करता है कि क्या खेला जाए भैया, क्या खेला जाए, क्या खेला जाए। देन दे स्टार्ट डूइंग वन थिंग, वो एक काम स्टार्ट कर देते हैं कि नदी के किनारे पत्थर लिया और पत्थर फेंक के मारते, कौन कितने टप्पे मार लेगा, कौन कितने टप्पे मार लेगा। और दिस इज द गेम दे यूज्ड टू प्ले। ये गेम वो हमेशा खेलते रहे। देखिए, आपको याद है कि कैसे ये गेम खेला जाता है? क्या उसमें पत्थर ऐसे मारा जाता है? नहीं, उसे पत्थर यू करके मारा जाता है। आपने देखा होगा पत्थर वैसे चपटा लेना चाहिए, उसके बहुत सारे रूल्स है, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दैट। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि पत्थर को ऐसे फेंक कर वो काम करते हैं। आप ये सेम फिनोमिना आप एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। कैसे? आपके सामने घर में कोई वॉल है जिसपे टाइल्स लगी हो, व्हाइट टाइल्स लगी हो, ये दिस इज स्लाइटली रिफ्लेक्टिव। आप एक काम करिए, आप उसके पास जाके खड़े हो जाइए। आप उसके पास जाके जब खड़े होंगे, एंड देन यू सी योर फेस, you will see that your face is not recognizable, because आपकी फेस की इमेज उतनी अच्छी बन नहीं रही है। But when you sit down, you will see आपके जूतों की इमेज बहुत बढ़िया बन रही है। तो क्या मिरर को आपके जूते ज्यादा पसंद आए कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं। होता क्या है कि दिस इज व्हाट आई लव अबाउट इट, कि जितना ज्यादा एंगल होता है इंसिडेंस का, रिफ्लेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिफ्लेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। और ये बात समझिए, दिस इज व्हाट आइंस्टाइन यूज्ड टू वर्क। वो कह रहे थे कि इस दुनिया में सब चीजें अलग अलग पढ़ते हो तुम लोग, सब यूनिफाइड है। आप देखिए, यहां पर पत्थर में भी वही खेल है। ऐसे पत्थर मारोगे तो नहीं लौटेगा, ऐसे मारोगे तो टक 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 करके 5 टप्पे 6 टप्पे खा के जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन के चांसेस होते हैं। द सेम फिनोमिनन टेक प्लेस, द सेम फिनोमिनन टेक प्लेस व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो होता क्या है, मिराज क्या चीज है? कई बार आपने देखा होगा कि आप रोड पे, हाईवे पे चल रहे हैं गर्मी में, दोपहर में, तो आपको दिखता होगा यार दूर कहीं पानी सा पड़ा हुआ दिख रहा है, पर जब आप पास जाते हैं पानी नहीं है। द सेम थिंग हैपेंस विद जो डेजर्ट्स में होते हैं लोग, रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं, उनको बार बार लगता है कि वहां पानी है, तो पर पानी होता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नीचे की हवा जो गर्म हो जाती है, जमीन गर्म है तो हवा गर्म हो गई, तो वो वहां पर मीडियम जो है थोड़ा रेयर हो जाता है, ऊपर का मीडियम डेंसर है। तो लाइट रे जो आपके किसी ट्री है वहां पर बांध दिया, तो उस ट्री से कुछ लाइट रे तो आपके पास पहुंच रही है, पर कुछ लाइट रे नीचे जा रही है। नीचे जा रही है तो क्या हुआ, वो जैसे से नीचे जाएगी उसका एंगल बढ़ रहा है, और एक समय आएगा कि वो रिफ्लेक्ट कर जाती है आपके पास। जब रिफ्लेक्ट करके, वो आंख को तो रूल है
जहां से लाइट रे आ रही है वहीं ऑब्जेक्ट है। तो आपकी आंख को लगता है कि भैया नीचे कोई चीज है, लाइट रे नीचे से आ रही है, लाइट रे नीचे आ रही, नीचे कोई चीज है। तो दो दिमाग को दो बातें लग सकती है, तो नीचे अंदर घुसा हुआ पेड़ है या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो दिमाग कहता है, दिमाग कंट्रोल क्वेश्चन करता है, ये सब आपके बताए बिना कर लेता दिमाग। वो कहता है नीचे पेड़ तो हो नहीं सकता, जमीन के नीचे पेड़ तो होता नहीं है, यहाँ पे मिरर तो कोई लगाएगा नहीं, जरूर पानी होगा तभी रिफ्लेक्ट करके आ रही है। एंड आपका दिमाग कहता है अरे वहां पानी है, बताओ, जाओ दौड़ के जाओ पानी पी लो, बहुत प्यास लगी है। एंड यू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड दैट एंड यू फाइनली फिगर आउट दैट देयर इज नो वाटर देयर। दिस इज कॉल्ड मिराज। जो एक बच्चे ने पूछा उसके बारे में मैंने बात की। सो एज ऑब्वियसली थोड़ी सी बात की, पर हमने जो इंपॉर्टेंट बातें करी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि लाइट में जो फर्मी प्रिंसिपल है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वो बहुत काम की चीज है। इवन यू गो फॉर आईआईटी नीट और या जे एडवांस या फिर ओलंपियाड लेवल एग्जाम आएंगे, उस पर ये सवाल बहुत काम आएगा। Fermi principle is very much important, and the trick to learn how where the object is formed, where the object is kept, image is formed, वो बहुत काम आएगा। डेंसर रेडर मीडियम जो हमने पढ़ा उसके बारे में हमें बात समझ में आई, वो बहुत काम आएगा। This TIR what we talked about is very important. This TIR and the size of object जो हमें दिखाई देता है, उस पर बहुत अच्छे हाई लेवल के सवाल बनते हैं जो बहुत काम आएंगे। थोड़ा थोड़ा लर्निंग, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखिएगा। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेस्ट यू इन द क्विजेस और नॉट एग्जैक्टली ऑन द थिंग। आपकी क्लास के लेवल के हिसाब से आपको कितनी बातें इस लेक्चर में समझ में आ जानी चाहिए थी। कुछ बच्चे होंगे छठी सातवीं के, उनको इतनी ज्यादा बातें समझ में नहीं आई होंगी। कुछ बच्चे 10वीं 11वीं के होंगे, 12वीं के होंगे, उनको थोड़ी ज्यादा बातें समझ में आई होंगी। तो अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, पर आपने जो ये अटेंशन से देखा और अटेंशन से देखकर समझा, आपके लेवल पे आपको कितनी बातें समझ में आनी चाहिए, आपकी क्विज बिल्कुल उसी हिसाब से बनाई जाएगी। पर कम से कम छोटी छोटी बातें आप कोशिश करिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें अडॉप्ट कर पाए, समझ पाए, उतना समझने की कोशिश करिए। एंड दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस कि हम जो बात करने वाले थे। अब हमारा कल का लेक्चर जो है, कल वाला मैथ्स का लेक्चर सुपर फिनोमिनल होने वाला है। अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसमें हम कैलकुलस का फंडामेंटल से बात करेंगे। हाउ न्यूटन एंड अदर मैथमेटिशियंस, न्यूटन वाज आल्सो मैथमेटिशियन माइंडेड, कैसे उन्होंने कैलकुलस में लिमिट और कंटिन्यूटी की बात कही, जो कि बड़े क्लासेस में जाके बहुत दिक्कत करती है। पर उसका फंडामेंटल्स क्लियर, उसकी क्लैरिटी हमें छोटी क्लास से भी आ सकती है, छठी क्लास से भी आ सकती है, उसकी बात करेंगे। एंड यू नो वन थिंग, आपको पता है कि जो ग्रीन कलर की लाइट है, ग्रीन कलर का लीफ है, उसका जो मैकेनिज्म है ना सन रेज को एब्जॉर्ब करने का, अगर हमने वैसा मैकेनिज्म बना लिया ना असली में, तो सोलर पैनल्स अगर हमने उस मैकेनिज्म से बना ली, उस मैकेनिज्म से, उस इंटेलिजेंस से जो ग्रीन लीफ करती है उससे बना ली है, तो भाई साहब हम सिर्फ अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएं छोटा सा, और उस छोटे सोलर पैनल से हमें बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर दुनिया में समस्या ही खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हम सोच पाए कि लाइट को कैसे बढ़िया तरीके से यूज करती है पत्तियां, ग्रीन लीव्स कैसे यूज करती हैं फोटोसिंथेसिस में, आपने थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, फोटोसिंथेसिस में कैसे वो एनर्जी उससे लेती है। अगर हम उसी एफिशिएंसी से, उसी एफिकेसी से हम एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे ना, हमारे पास तरीका बन जाएगा। अगर हमने उसके आसपास भी एब्जॉर्ब करना एनर्जी सीख लिया, कैसे किया जाता, कैसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, तो हम मान लीजिए कि सारी समस्या लाइट की खत्म। हम सिर्फ सोलर पैनल से ही पूरी दुनिया में करोड़ों साल तक, लाखों साल तक हम एनर्जी बना सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। तो कल के लेक्चर के, कल 2 क्लासेस हैं, थोड़ा तैयार रहिएगा, एक मैथ्स का और एक बायो का। यानी बायो में हम ये लीफ कैसे काम करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, और मैथ्स में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड लिमिट की बात करने वाले हैं, जिसमें हम कैलकुलस का फंडामेंटल समझेंगे। क्वेश्चंस हमें समझ में आएंगे कि 0.9 बार क्या होता है, इन्फिनिटी क्या चीज होती है, छोटी चीज जीरो के नेक्स्ट नंबर कौन सा है। इस तरह की बातों पे काम करने वाले हैं, जो कि पूरी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। आई होप यू एंजॉयड दिस एंड आई ट्राइड माई बेस्ट। जितना लिमिटेड समय था, उस लिमिटेड समय में जो बेस्ट आउटपुट मैं दे सकता था वो मैंने कोशिश की है। आप बिल्कुल कुछ सीखिए एंड वी रियली अप्रिशिएट कि आप पढ़ने की कोशिश करिए। बच्चों पर पढ़ना सबसे जरूरी है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी मुकाम पा सकते हैं। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट। बाय 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 बाय। If and now I can take some of your questions. Quiz will be there, Sanjay, in November, not in every class. Thank you, Ananta. Thank you, Kajal.
थैंक यू प्रशांत. You can register for further classes. The link is given in the description. Link नीचे दिया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में जरूरी चीज है खुश रहना. मेरे बच्चों, खुश रहना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखिएगा. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, बिकॉज दुखी आदमी कहीं सिलेक्ट नहीं होते. लाइट चेंज इट्स पाथ, नॉट लाइक बेंडिंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर योर थैंक यू. थैंक यू विशेष फ्रॉम सूरत. बाय शुभम. लव यू ऑल. बाय 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 बाय. वीर, फिर से हम बात करेंगे. हम अच्छे से कोर्स में रजिस्टर करके इसके बारे में बात करेंगे. बुक से पढ़िए. एशान की बुक जो आपके पास है उसमें पढ़िए. you get to know it because we have a limited time, but everything is given in the book. You just try to read it from book. Veer, is it clear? Thank you. Thank you. Thank you, Ravi. Thank you, Ashutosh. Bye. Thank you, Vishnu. Thank you, Anand. Thank you, Poonam. Zupak, bye. Shubham, good night. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Yes, we'll try to pin it somewhere that you can see the notes. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your appreciation. We try our best to give you the best possible class. Thank you, Anamika. Thank you, Crafties. I am taking your name now. You can learn about this. I mean, from the book, the very first page, what we have talked about, what we have shown here. If you see, this is the book. From this book, you can read a lot of things. I mean, everything is written in very detail. सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं. थैंक यू सुमन. थैंक यू बेटा. आई लव यू ऑल बच्चों. कल है क्लास. आपको पता है कल आपको फिजिक्स, कल आपकी क्लास जो है, कल आपकी क्लास जो है वो मैंने आपको कल की क्लास का बता दूं. मैं आपको कल की क्लास जो हमारे पास है, वी हैव अ लिमिटेड कंटिन्यूटी मैथ्स की क्लास है हमारे पास. बाय बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. बाय सभी को. एंजॉय लाइफ.